तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ राघव चड्ढा हैं, वो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आज हमारे साथ आलोक शर्मा हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आरपी सिंह हैं, जो कि बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार, जो कि कैंसर विशेषज्ञ हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले राघव चड्ढा, पिछले 2 महीने से रोज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास सब तैयारी पूरी है, हमारे पास पूरे बेड हैं, हमने अस्पतालों में सब कुछ संभाल के रखा है, सहेज के रखा है, ताकि मरीज बढ़े तो कोई दिक्कत ना हो। जिस दिन मरीज बढ़े उस दिन वो कह रहे हैं कि अस्पताल तो बिके हुए हैं, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। ये चक्कर क्या है सर? देखिए, जब हमारी व्यवस्था बननी शुरू हुई थी, देश में लॉकडाउन लागू हुआ था, तब रोहित जी दिल्ली में कुछ दर्जन ही ऑक्सीजन के बेड्स थे तमाम अस्पतालों में मिला के। हमने वो कुछ दर्जन बेड से आज लगभग 9,500 ऑक्सीजन के बेड्स की व्यवस्था बीते 60-65 दिन 70 दिन के लॉकडाउन में बनाई है। आज भी दिल्ली में लगभग 4,600 के आसपास बेड्स खाली हैं, यानी कि यदि कोई व्यक्ति संक्रमित होता है और स्थिति बिगड़ती है, उसे ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता है, वेंटिलेटर पे डालने की आवश्यकता है, रेस्पिरेटरी रेट गिरता है उसका, तो उसका अच्छा इलाज हो सकता है। मुझे ये बात कबूलने में कोई हर्ज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि हाँ, हमने एक नायाब शुरुआत करी मोबाइल एप्लीकेशन की, जो मुझे लगता है आने वाले समय में रियल टाइम बेसिस पे हर दिल्ली वाले को ये बता पाएगी कि कौन से अस्पताल में कितने बेड अवेलेबल हैं। और शुरुआती दिन आज उसके चल रहे हैं और इसीलिए उसमें कुछ खामियां नजर आ रही हैं, जिसको हम दुरुस्त कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी अस्पताल के दरवाजे पे खड़ा हुआ मर जा रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि ऐप में बेड दिखा रहे हैं, हमारे पास 4,600 बेड पड़े हुए हैं। आप वो वीडियो नहीं देख रहे हैं क्या? सारे तो ये जो आ रहे हैं लोग रोते रोते बना रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, हाँ मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो, कोई भी मरीज जिसे अस्पताल के दरवाजे से वापस जाना पड़े, उसके लिए आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जो मुझे लगता है मील का पत्थर साबित होगा, जिसके चलते आज से ही एक मेडिकल प्रोफेशनल दिल्ली के हर निजी अस्पताल के रिसेप्शन पर बैठेगा, ताकि कोई भी पेशेंट ऐसा ना हो जिसको निजी अस्पताल वापस भेज दे कि बेड नहीं है। यदि बेड वास्तव में नहीं है तो निजी अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वो एक ऑक्सीजन एम्बुलेंस में उसे दूसरे अस्पताल में बेड उपलब्ध कराकर वहां भेजे। ये पूरी व्यवस्था जी, मैं अगर अस्पताल जा रहा हूं, मुझे कैसे पता लगेगा कि यहाँ जो बैठा है ये अरविंद केजरीवाल या राघव चड्ढा का बैठाया आदमी है? आम आदमी पार्टी की टोपी लगा के बैठा देंगे क्या उसे भी दरवाजे पर? हाँ, मैं जवाब दे देता हूं। नहीं जी, एक मेडिकल प्रोफेशनल दिल्ली सरकार का बैठेगा और जो भी इंटरफेस होता है, जहां पे पेशेंट चलकर आता है, एडमिशन की बात करता है, वहां पर ही हमारा एक मेडिकल प्रोफेशनल दिल्ली सरकार का बैठेगा। दूसरी चीज, अभी तक इस देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जो रियल टाइम बेसिस पर यह बता सके कि कौन से अस्पताल में कितने बेड खाली है, कितने भरे हुए हैं। हमने एक शुरुआत करी कि किसी भी व्यक्ति को यह परेशानी ना हो कि अगर उसे इलाज चाहिए तो उसे यही नहीं पता कि कौन से अस्पताल में जाना है। इकलौती ऐसी सरकार है जिसने एक आधुनिक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है। उस मोबाइल एप्लीकेशन का यूजर नेम और पासवर्ड हमने निजी अस्पतालों को काम किए, लोगों ने उसकी तारीफ की कि नहीं की? आपने जितने अच्छे काम किए, लोगों ने आपकी पीठ थपथपाई कि नहीं थपथपाई? लेकिन अब जब आदमी दरवाजे पे दम तोड़ दे रहा है, राघव चड्ढा, आपके अपने लोगों तक वो सोशल मीडिया से पहुंचता है, वो फोन करके वादा करते हैं कि हम आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बावजूद उस आदमी को व्यवस्था नहीं मिलती, सर कौन जिम्मेदारी लेगा? बस एक लाइन में बता दीजिए, कौन जिम्मेदारी लेगा? रोहित जी, ये एक महामारी है। ये महामारी से हम पहली बार, हम सब पूरा देश मिलकर लड़ रहा है, हर संभव प्रयास कर रहे हैं, 24 घंटे दिन में काम कर रहे हैं। हो सकता है कहीं चूक भी हुई हो। अब आप ही मुझे बताइए, जब देश में एक भी राज्य सरकार के पास मोबाइल एप्लीकेशन नहीं, दिल्ली सरकार ने एक शुरुआत करी है, उसमें थोड़ी बहुत ताली बजा देता हूं आपके लिए कि आपने ऐप बनाया। एक दिन में सर, लेकिन उस ऐप से आदमी क्या करे? ऐप में भर्ती नहीं होना ना, उसको अस्पताल का बेड 4600 दिख रहा है, उसको अस्पताल में भर्ती होना जो नहीं ले रहा उसको, वो मना कर दे रहा है। आप मुझे बताइए ना। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, दिल्ली सरकार के 3 बड़े अस्पताल, एलएनजेपी अस्पताल, जीटीबी अस्पताल और राजीव गांधी अस्पताल, इन तीनों अस्पतालों में कुल मिलाकर अभी भी 2,500 से 3,000 बेड खाली हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो, दिल्ली सरकार के अस्पताल में जाए। यदि आप सरकारी अस्पताल में अपना इलाज नहीं कराना चाहते हैं, निजी अस्पताल में जाना चाहते हैं, तो निजी अस्पताल को आप अपने मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं कि कौन सा अस्पताल में बेड खाली है, आप वहां जाइए। तो वो ऐप में देख सकता है ना, वो अस्पताल के दरवाजे जाके पहले ये पूछेगा कि भाई साहब आप केजरीवाल जी के अस्पताल हो या आप मोदी जी के अस्पताल हो। एक सेकंड रोक रहा हूं सर, एक सेकंड रोक रहा हूं, एक सेकंड राघव। एक खबर आ रही है बड़ी, अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत खत्म हो गई है। मोल्डो में सुबह 11:30 बजे से यह बातचीत चल रही थी, जिसके बाद यह माना जा रहा है
कि अब दोनों देशों के बीच जो इस समय तनाव बना हुआ है उसको डिफ्यूज करने की दिशा में क्या कदम आगे बढ़ेंगे, इस पर नजर रहेगी। हम आपको लगातार अपडेट इस पर करते रहेंगे। सेना की तरफ से अगर औपचारिक तौर पर इस पर कोई जानकारी दी जाती है, सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से औपचारिक इस पर बयान दिया जाता है, हम आपको तुरंत वो अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल की बड़ी खबर यह है कि मोल्डो में भारत और चीन के बीच 5.5 घंटे तक चली बातचीत खत्म हो गई है। ठीक, आदित्य हमारे साथ इस समय आ गए हैं। राघव चड्ढा, मैं चाहता हूं आप उनकी बात सुने। हो सकता है आपने आज तक के ही दूसरे चैनल पर या किसी और चैनल पर इनको पहले देखा हो, इनकी बात सुनी हो। राघव जी, रोहित जी 15 सेकंड, ठीक, आप पूरा कर लीजिए। 15 सेकंड दे दीजिए, पूरा कर लीजिए, 30 सेकंड। बस इतनी सी, देखिए, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित जी, एक महामारी है, हम प्रयास कर रहे हैं इसे लड़ने का, हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और इसी के चलते आप देखेंगे, मैं राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन एक आंकड़ा आपको देना चाहूंगा। आज दिल्ली में डेथ रेट यानी कि मोर्टालिटी रेट देश की औसत रेट से भी कम है, और हिंदुस्तान में सबसे कम रेट्स में आता है। आज 2.5% डेथ रेट दिल्ली में है। वहीं अन्य राज्यों का यदि मैं जिक्र करूं, गुजरात के अंदर 6.5%, महाराष्ट्र के अंदर 4.5%, बंगाल के अंदर 5.5%, और राष्ट्रीय एवरेज 2.80% है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं, भी कम है। हम आप मुझे ये बता दीजिए, हम प्रयास कर रहे हैं सर, आपने ममता बनर्जी को कितनी बार पिछले 2 महीने में टीवी पर आकर ये कहते देखा कि हमने तो गजब की तैयारी कर दी है और आप देखिएगा कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक कर देंगे, हमने सब व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त करके रखी है। कितनी बार आपने ममता बनर्जी को देखा टीवी पर? मैं बता, जब आप आकर बताएंगे तो लोग आपसे सवाल भी पूछेंगे, और जब सवाल पूछेंगे तो फिर उसमें आप ये नहीं कह सकते ना कि ये तो पॉलिटिकल पार्टी से मिला हुआ अस्पताल है। देखिए रोहित जी, आज भी मुख्यमंत्री जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो सबको बताते हैं कि हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, बड़ी बीमारी है, सबने मिलकर लड़ना है, और वो आंकड़े बताते हैं। सर, जीना सिखाइए ना, मरना क्यों सिखा रहे हैं अस्पताल के दरवाजों पर? जीना सिखा दीजिए, मरना क्यों सिखा रहे हैं अस्पताल के दरवाजे पर? बताते हैं, हर बार बताते हैं कि इस अस्पताल में इतने बेड हैं, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इतनी व्यवस्था करी गई है। आप मुझे ये बताइए, दिल्ली सरकार के कौन से अस्पताल में बेड नहीं है? हमने व्यवस्था बनाई है, लेकिन अगर कहीं कमियां आई हैं, अगर कहीं हमने परेशानी झेली है, या दिल्ली के किसी व्यक्ति को परेशानी झेली है उसने, तो हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, अपने आप अपनी व्यवस्था को और दुरुस्त करेंगे। हम भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं, सीख रहे हैं रोहित जी, कोई 100% परफेक्ट नहीं है, और मुझे ये कबूलने में बिल्कुल कोई हेजिटेशन नहीं है। हम भी जब ये बहस कर रहे हैं और हमने आपको बुलाया है, तो हमने इसलिए नहीं बुलाया कि हमें आपको नीचा दिखाना है, जलील करना है, आरोप लगाना है, जिम्मेदार ठहराना है, हत्यारा घोषित करना है। नहीं, हमारा मकसद भी यही है कि व्यवस्था में अगर कहीं कमियां हैं, कोई लूप होल्स रह गए हैं, तो आपके सामने आने चाहिए, उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे परिवार के व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। हम उनका नाम नहीं ले रहे, अमित कह के हम आपको संबोधित करेंगे। आप एक बार पूरा वाकया बता दीजिए, क्या हुआ था, कब हुआ था और कैसे हुआ था, बताइए। हेलो जी, बोलिए। सर, सबको नमस्कार। मेरा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जो दिल्ली सरकार ने व्यवस्था कर रखी है सर, ये कुछ भी व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं की गई है। क्योंकि इसका कारण ये है कि सर, क्योंकि लोगों को जो बताया जा रहा है वो चीज हो नहीं पा रही है सरकार से, क्योंकि इसके कारण सरकार, लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं। क्योंकि जो लोग जा रहे हैं हॉस्पिटलों में, उनको ठीक प्रकार से ना देखा नहीं जा रहा है। जैसे हॉस्पिटल में लोग जाते हैं ना, कि डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए ठीक से बोलते हैं उनको, नहीं सर, उनको ट्रीट ही अच्छे से नहीं किया जाता सर। जैसे जाओ वहाँ पर कुछ बताया नहीं जाता, यहाँ से वहाँ चले जाओ, वहाँ से वहाँ चले जाओ सर। ऐसे पागल बनाने से थोड़ी चलता है सर। आप किस किस अस्पताल में गए, हुआ क्या था? सर, हम रात को अपनी भाभी जी को लेकर हम गए थे। पहले हम गए गंगाराम हॉस्पिटल सर, वहाँ पर उन्होंने लेने से मना कर दिया कि हमारे पास बेड फुल है सर। फिर हम BL के हॉस्पिटल में गए सर, उन्होंने भी बिल्कुल हमें मना कर दिया लेने से। फिर हम RML हॉस्पिटल भी गए थे सर। फिर वहाँ पर उन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी भी की, यहाँ तक कि फिर उन्होंने हमें बाहर निकालने तक के लिए बॉडीगार्ड तक भी बुला लिए थे उन्होंने। फिर भी उन्होंने हमारे साथ कुछ भी, जैसे हम कुछ बात करने के लिए कुछ पूछना भी चाहते थे उनको, वो हमें धमका के डरा के कि बॉडीगार्ड की धमकियां दे रहे थे, यहाँ तक कि तुम्हें बाहर फिकवा दिया जाएगा, ये करवा दिया जाएगा, ऐसे ऐसे बोला जा रहा था सर। भर्ती नहीं किया किसी ने तीनों अस्पताल में? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। उनकी डेथ कहाँ हुई फिर?
जो मरीज आपके सर साथ थे? उनकी सर हम फिर सुबह संजीवन में भी लेकर गए उनको वहाँ पर। सर वहाँ पर भी उनको इलाज के लिए कोई भी डॉक्टर देखने नहीं आया सर। फिर हम उनको ऐसे ही हॉस्पिटलों में लेके घूमते रहे। फिर सर हम लास्ट में सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गए उनको। फिर वहाँ पर उनको एडमिशन के लिए मिला भी सर। उनको फिर वार्ड 1 घंटे तक उनको कोरोना वार्ड के बाहर ही रखा गया। उनको 1 घंटे तक कोरोना वार्ड के फिर बाहर ही रखा गया था सर। फिर जिसके कारण उनके ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के कारण उनकी डेथ हो गई। केजरीवाल जी की जो ऐप है वो भी सर फेक है। उस पर जितने बेड दिखा रहे थे वो भी सर वहाँ पर वो मना कर रहे थे। हॉस्पिटल में से जैसे जा रहे थे 103 पर कॉल भी करा सर, उन्होंने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया कि बस यहाँ पर इस नंबर पे कॉल कर। वो भी नंबर देते रहे, इस नंबर पे कॉल कर लो, उस नंबर पे कॉल कर लो सर। पर जिस सर को सर हमने कॉल करा जिस दिन को, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। और ये कितने बजे की बात है? 3 आवर्स तक हमने वेट करा। ये कितने बजे हुआ जब आप फोन कर रहे थे? कितने बजे का समय था वो? सर ये करीब हमने 3 बजे हम घर से लेकर निकले सर। हम मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास हमने कॉल करनी चालू कर दी थी। सर किसी ने कॉल उठा के बस ये बोला कि आप यहाँ पर चली जाइए, वहाँ पर चली जाइए। कोई सर ठीक से रिस्पॉन्स ही नहीं दे पा रहा था कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि हम कह रहे क्या। हम 3 बजे से कभी कोई कॉल कर रहा है, हमारी फैमिली मेंबर्स में कभी कोई कॉल कर रहा है सर। कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि किसको करना क्या है, हमें करने क्या जाना है हमें। अब बोलिए राघव चड्ढा, क्या कहेंगे इनको? देखिए सबसे पहले ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होंगे। मैं सबसे पहले तो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं और जो व्यक्ति अब नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रार्थना करता हूं प्रभु उनको अपनी चरणों में स्थान दे, परिवार को शक्ति दे इतने बड़े दुख को झेलने के लिए। जहां तक अस्पतालों की बात है, जैसा कि मैंने आपको कहा, कहीं कहीं कमी आ रही है तो स्थिति को दुरुस्त किया जाएगा। गंगाराम अस्पताल का इन्होंने जिक्र करा, आप ही ने अपने चैनल पर बताया, मुझे भी अभी पूर्णतः जानकारी नहीं मिली थी इस बात की कि गंगाराम अस्पताल पे दिल्ली सरकार ने FIR तक दर्ज करा दी है। इसीलिए कराई है क्योंकि लगातार ऐसे वाकया सामने आ रहे थे कि प्राइवेट अस्पताल लोगों को लेने से मना कर रहा है, कहीं कहीं काला बाजारी हो रही है बेड्स की। इसी के लिए ये एक नई चीज जो सामने निखर कर आई है, उस पे दिल्ली सरकार सख्त कदम ले रही है। बिना इंतजार करे 24 घंटे में उन पे FIR कराई। राम मनोहर लोहिया अस्पताल की आपने बात करी, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के खिलाफ तो हम पहले से सवाल उठा रहे हैं। केंद्र सरकार को भी कहा है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अच्छा इतना नामी गिरामी इंस्टीट्यूशन है, उसकी यदि चलने में कोई खामी आ रही है तो केंद्र सरकार उसे भी देखे। सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। यदि कहीं भी जांच प्रणाली से लेकर इलाज तक में कोई समस्या आएगी, हम सबको मिलकर इसका सामना करना होगा। और भगवान ना करे आज के बाद कोई भी ऐसा कोई केस हमारे सामने आए जिसमें कोई व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठे क्योंकि उस व्यक्ति को इलाज नहीं मिला। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है रोहित जी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रिसेप्शन पे एक अटेंडेंट बिठाने की बात हो या मोबाइल एप्लीकेशन को दुरुस्त करने की बात हो, काला बाजारी अस्पताल के बेड की रोकने की बात हो, निजी अस्पतालों का जो नेक्सस है, आज जो पॉलिटिकल पेट्रोनेज उनको मिल रही है जिसके चलते वो इस प्रकार से धड़ल्ले से केवल मुनाफाखोरी के चलते काम कर रहे हैं, उन पर लगाम कसनी हो, FIR दर्ज करानी हो, हर संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ये सब मिले हुए कह के अब चलेगा नहीं। साफ बताइए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का किस अस्पताल पे आपको लगता है दबदबा है, इसलिए आपको बदनाम करने के लिए वो लोगों को सड़क पे मरने दे रहे हैं और भर्ती नहीं कर रहे? रोहित जी साफ बोलिए ना। रोहित जी जब से देश में कोरोना का संकट आया है, मैं कम से कम 1 दर्जन बार आपके शो पर आया हूंगा और मुझे नहीं लगता मैंने कभी भी एक आध बार को छोड़ते हुए कोई राजनीतिक टिप्पणी करी हुई, किसी राजनीतिक दल का नाम लिया होगा। मैं कम से कम इस कोरोना काल में तो राजनीति में नहीं पड़ना चाहता, राजनीति से दूर रहना चाहता हूं। हम सब जिंदा बचेंगे, अपने लोगों को जिंदा बचा पाएंगे, दिल्ली वालों की और देश की सेवा कर पाएंगे। उसके बाद कई मौके आएंगे राजनीति करने पे। आपके चैनल पे आकर मुख्यमंत्री से कहलवा देंगे बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर कि इस राजधानी के कुछ अस्पताल कुछ राजनीतिक पार्टियों के हत्थे चढ़े हुए हैं, उनकी मिलीभगत की वजह से ऐसा कर रहे हैं, और फिर यह भी कहेंगे कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता। सर दोनों चीजें साथ नहीं जाती हैं, बड़ी अजीब लगती है फिर आपकी ये बात। किसी पार्टी का नाम लें, आप बोलिए ना, खुल के बोलिए, फिर अगर आरोप है तो फिर लगाइए। मैं बता देता हूं मैं किसी पार्टी का नाम लूं, फिर आप उस पार्टी के प्रवक्ता जो आपके शो पर है उनके पास जाओगे, वो मुझ पर आरोप लगाएंगे। तो जवाबदेही होगी ना सर उनकी, आपस में उनकी जवाबदेही बनती है कि नहीं? आपस में भिड़ेंगे। जब देश की राजधानी है उसमें कुछ अस्पताल केंद्र के हैं, कुछ राज्य सरकार के हैं, जवाबदेही तो सबकी बनेगी ना सर, पूछा जाएगा। और प्राइवेट अस्पताल अगर किसी तीसरी पार्टी के नेता की मलकियत है तो उससे भी सवाल पूछा जाएगा। रोहित जी, जो अस्पताल इस प्रकार से मनमानी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आप देख रहे हैं। आप ही ने दिखाया है, सबसे पहले आप ही के चैनल पे वो खबर चली है
कि कैसे आज एक निजी अस्पताल, एक बड़े नामी गिरामी अस्पताल के खिलाफ दिल्ली सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई है। मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, यदि मैं कुछ बोलूंगा फिर वो कुछ बोलेंगे, हम एक दूसरे पर चिल्लाएंगे, जो दर्शक देख रहा होगा वो क्या सोचेगा कि ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं और दिल्ली वालों के बारे में कोई सोच नहीं रहा। कम से कम मुझे इससे बख्श दीजिए। हम सेवा करना चाहते हैं, दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। जब कोरोना काल समाप्त हो जाएगा खूब रज के राजनीति करेंगे, लेकिन अभी जनता की सेवा करने दीजिए। जहां जहां खामियां हैं, अगर केंद्र सरकार का अस्पताल है तो केंद्र सरकार आरएमएल को दुरुस्त करे, निजी अस्पताल है तो हम उस पर एक्शन ले रहे हैं। हमारे अस्पताल में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में कई गलती है, हम उसको सुधार रहे हैं। मिलकर व्यवस्था को बनाते हैं। अगर इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो कोरोना से जीत पाएंगे, अलग अलग होकर एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे ना तो कोरोना से नहीं जीत पाएंगे और सब मारे जाएंगे। ओके आरपी सिंह बोलिए सर, कोई तो जिम्मेदारी लेगा। वो तो कह रहे हैं हमने ऐप बना दिया है, अब हम ऐप को ठीक कर रहे हैं। हमारे अस्पतालों में 4600 बेड खाली पड़े और राजनीतिक पार्टियों से मिले हुए अस्पताल, इसलिए ये सब हो रहा है। अब बोलिए आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल से संभल नहीं रहा मामला। ये 7 अप्रैल का प्रेस स्टेटमेंट है श्रीमान केजरीवाल साहब का। कहा 30,000 बेड रेडी हैं, 8,000 हॉस्पिटल में हैं, 22,000 अदरवाइज हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया उसमें क्या कहा उन्होंने, कितने बेड रेडी है दिल्ली में? कुल मिलाकर 2800 और 1100। राघव चड्डा जी क्यों मर्जी बोल सकते हैं, ये रूलिंग पार्टी से है। मुझे तो इनको देख कर तो झूठ बोले कौवा काटे, झूठे नेताजी से डरी हुई हालत है। राघव चड्डा जी मैं सिंपल सोल्यूशन देता हूँ, छोड़िए आप अपनी ऐप पे, ये आपका मोबाइल नंबर है, अपना मोबाइल नंबर सबको दे दो ना, ये आपका मोबाइल नंबर है। हिम्मत करो, सबको अपना मोबाइल नंबर दो। मैं बोलता हूँ 9810231753। जिसको जरूरत हो बोलो, मेरे को फोन करे, को फोन करे। आरपी सिंह जी, ये कौन सी राजनीति आप कर रहे हैं बैठ के? क्या नहीं, एक मिनट, जो चुनाव जीते हैं, मुझे एक बात बताइए आरपी सिंह। नहीं आरपी सिंह, आरपी सिंह मुझे एक बात बता दीजिए। नहीं आरपी सिंह, मुझे केवल एक बात बता दीजिए, क्या सारे विधायकों के फोन नंबर बाहर इलाके में बोर्ड पर लिखे नहीं होते? क्या नहीं लिखे होते? वेबसाइट पे सबके फोन नंबर उपलब्ध नहीं है क्या? नहीं होते? जब आदमी को जरूरत है तब तंग होता है, ऐप में कुछ पता नहीं लगता है। अपना नंबर दे दीजिए ना, अपना नंबर दे दीजिए, बोलिए कि मैं भर्ती कराता हूं अगर राघव चड्डा नहीं करा रहा तो। अगर मैं खुद तुम्हारा मुझे नहीं पता, मैं कहां जाऊंगा? दीजिए आदेश गुप्ता का नंबर, बोलिए कि बीजेपी दिल्ली का अध्यक्ष इतना स्ट्रांग होता है, एक फोन करेगा, एडमिशन कराएगा अस्पताल में। अरे मैंने नंबर दीजिए डॉक्टर हर्षवर्धन का नंबर, क्यों नहीं देते उनका नंबर? जब जरूरत थी डॉक्टर हर्षवर्धन का नंबर दे दूंगा मैं। परंतु जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इनसे पूछिए ये ऐप छोड़कर दिल्ली में हेल्पलाइन नंबर करनी शुरू करते हैं। पिछले 15 मिनट से क्या पूछ रहा हूं उनसे? पिछले 15 मिनट से मैं क्या पूछ रहा हूं उनसे? नहीं दे रहे, लेकिन आपके ऊपर सवाल आया तो आप कह रहे हैं उनका फोन नंबर बताता हूं मैं। ये जवाब देने का तरीका आपका? जल्दी आज रामपुर से, यही तरीका इनका। जल्दी आज रामपुर से है, हो सकता है कल मुझे जाना पड़े, मेरे को अस्पताल नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको अस्पताल नहीं मिलेगा। आरपी सिंह जी, शर्म की बात, शर्म की बात। आरपी सिंह जी, एक आदमी रो रहा है, एक आदमी तंग है, परेशान है, हराना है। सुन रहे, मेरी आवाज आ रही है? कब तक दिल्ली को बेवकूफ ना हो गया? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप तक? सुन पा रहे हैं मुझे? जी बोलिए। हाँ, आप कह रहे हैं दिल्ली राम भरोसे है, कांग्रेस को सुनेंगे, वो बोल रही है पूरा देश राम भरोसे है। मान लेंगे उनकी बात फिर आप कि आपने राम भरोसे छोड़ दिया पूरे देश को? आज अगर 2.25 लाख केस हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं कि सरकार जैसी कोई चीज नहीं है देश में, या वो संभाल नहीं पा रही है, ये मानेंगे आप फिर? मैं बता रहा हूं उसका जवाब। हमने हेल्थ सर्विसेज हर स्टेट की जिम्मेदारी लगाकर तैयारी कराई है। जहां जहां हमारे प्रदेश है वहां पर तैयारी हो रखी है। आप यूपी से क्यों नहीं सुनते ऐसी बात? अब मध्य प्रदेश से क्यों नहीं सुनते ऐसी बात? गुजरात में पूरी तैयारी है, वहां पर तैयारी कर दी। दिक्कत है जहां गुजरात में कितने लोग मरे पता आपको? और उसके बावजूद तैयारी तो गुजरात में कितने लोग मर रहे हैं पता आपको? उस तैयारी का आदमी क्या करे जब मर जा रहा है तो? अरे रोहित सदाना जी, आज बिना अस्पताल के आदमी नहीं जाता है गुजरात के अंदर। आप जाओगे आपको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल मिलता है। आज दिल्ली में दिक्कत है, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं है दिल्ली के अंदर। ठीक सर, टीवी की आवाज कम कर लीजिए, वापस पलट के आ रही है तो बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा आप बोल क्या रहे हैं। आलोक शर्मा आपके पास आऊं उसके पहले मैं एक बार डॉक्टर अंशुमन कुमार को लेकर आना चाहता हूं चर्चा में। 20% बेड प्राइवेट अस्पतालों के दिल्ली सरकार अपने पास रिजर्व रखेगी, ये बात दिल्ली की सरकार ने कही तो डॉक्टर अंशुमन आप अदालत चले गए और आपने अदालत से कहा कि साहब ये जबरदस्ती है। क्यों? आज आपको लग रहा है कि आपने गलत किया? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो राघव चड्डा जी कह रहे हैं ये किया वो किया, ऐप बनाया,
इसको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। कारण ये है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इनको जो भी सरकार में है उनको काम करना पड़ेगा, उसमें वाहवाही की जरूरत नहीं होती है। जहां तक है 20% बेड की बात है, कभी भी संक्रामक बीमारी को दूसरी बीमारियों के कॉस्ट पे ट्रीट नहीं करना होता। अगर एसी डक्टल सिस्टम और हॉस्पिटल में सारी मिक्सिंग होगी तो कैंसर के रोगी, डायबिटीज के मरीज, किडनी के मरीज कहाँ जाएंगे, उनकी मौत ज़्यादा होगी। इनको पहले ही प्लानिंग करनी होती है। लॉकडाउन जब किया जाता है 3 पर्पस के लिए किया गया था, मिटिगेशन अल्पीकरण के लिए, प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयारी के लिए, और थर्ड टेस्टिंग के लिए। तो उस तैयारी में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना होता है कि किस तरह से हम काम करेंगे जब केसेज बढ़ेंगे हमारे पास, सरकारी को कैसे करेंगे, प्राइवेट को कैसे करेंगे, हर एरिया में कौन कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल ईयर मार्क करे जाएंगे कोविड के इलाज के लिए। एट द सेम टाइम दूसरे मरीजों का इलाज नहीं रुके, जैसे कैंसर के, डायलिसिस के मरीजों का इलाज ना रुके। आप पहले तैयारी करते, ईयर मार्क करते और टेस्टिंग बढ़ाते। अब हालत यह हुई है कि टेस्टिंग रोक दी गई है, तो इसलिए कोर्ट जाना पड़ा, रिप्रेजेंटेशन इसलिए देना पड़ा कि इस तरह से मैनेजमेंट संक्रामक बीमारियों का नहीं होगा। क्या कोविड आज लास्ट पेंडेमिक होने वाला है? इसके आगे कोई पेंडेमिक नहीं होगा। तैयारी जिस तरह से हो रही, इस तरह से डेथ रेट बहुत बढ़ने वाली है अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे और प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत प्लानिंग नहीं करेंगे। अभी जो प्लानिंग चल रही इंपल्सिव प्लानिंग है, कुछ भी हुआ सामने आया उसके तहत एक डायरेक्टिव निकाल दो। दूसरा, जो हॉस्पिटल पे एफआईआर की बात ये कह रहे हैं, इससे हॉस्पिटल डीमोटिवेट होगा, रादर देन मोटिवेट होकर काम करना चाहेगा। आप उनसे आपने पूछा कि क्या प्रॉब्लम नहीं, क्यों आप लेने से मना कर रहे हैं? आप उनकी समस्या का समाधान कीजिए। कोई हॉस्पिटल मरीज लेने से मना नहीं करेगा, उनको टेस्ट की सुविधा प्रोवाइड कीजिए, कोई नहीं मना करेगा। कि अस्पताल मना कर रहे हैं, मिलके काम कीजिए साहब। आपके सामने जो व्यक्ति बैठे करते हैं, आपने पूरी बात सुनी होगी उनकी, उन्होंने आपको 5 अस्पतालों के नाम तो सामने बता दिए जी। उसमें सरकारी भी है, उसमें प्राइवेट भी है, उसमें सेमी प्राइवेट भी है, सबकी हालत एक जैसी है, सब मना कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इमरजेंसी के दरवाजे पर मरीज खड़ा है सर, कारण समझिए। अस्पताल कहता है कोविड का टेस्ट करा के आओ वरना भर्ती नहीं करेंगे, और 2 दिन के बाद कोविड के टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, तब तक आदमी जान गंवा देगा। बिल्कुल बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया आपने। कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज कोविड टेस्ट के बिना मना नहीं की जा सकती है, हर अस्पताल को लेना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, कोविड की फैसिलिटी, टेस्टिंग की फैसिलिटी हर अस्पताल को मिलनी चाहिए ताकि वो टेस्ट कर सके। बिना टेस्ट के मिक्स अगर करेगा तो दूसरे मरीजों के जान जाने का खतरा बढ़ेगा। इन दोनों चीजों का बिल्कुल करना है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। और एपिडेमिक डिजीज एक्ट कहता है कि आपको पूरा अधिग्रहण करने का अधिकार है। आप कहां बैठे थे इतने 2.5 महीने से, कहां बैठे थे, क्या तैयारी थी? अब क्यों जगह है इंपल्सिव मोड? 20% मांग लिए तो आप अदालत चले गए, इसका अब आप कह रहे हैं पूरा अधिग्रहण कर लेते। नहीं, पूरा अधिग्रहण करने का मतलब है कोविड की तैयारी के साथ, कोविड की तैयारी के साथ। कहने का मतलब मिक्स मत कीजिए। आपकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से मिक्सिंग बहुत ही फैटल होगा। आपको नहीं लगता प्राइवेट अस्पताल दादागिरी कर रहे हैं? कोरोना के रोगी से मिले तो मिक्सिंग फैटल होगा। आपको नहीं लगता कि प्राइवेट अस्पताल बहुत जगह दादागिरी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए साहब, ऐसा है कि वही डॉक्टर काम करता है प्राइवेट में, वही डॉक्टर काम करता है सरकारी में। डॉक्टर के लेवल पे कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसका काम ही इलाज करना है। लेकिन उससे जरा डॉक्टर से कभी पूछिए कि उसकी तकलीफ क्या है। उसको पीपी किट पूरी तरह मिल रही है, टेस्टिंग की सुविधा मिल रही है, क्या मरीज जो आ रहे हैं उनको बेड के, मैंने ये भी सुना डिस्क्रिपेंसी है, ऐप पे बेड दिखाया जाता है खाली। उस अस्पताल के डॉक्टर से बात कीजिए तो उन्होंने कहा कि अस्पताल बेड डॉक्टर साहब कुछ दिन पहले इसलिए सारे डॉक्टर बड़े खुश थे कि हमें कोरोना वॉरियर का सर्टिफिकेट मिल रहा है, हमारे लिए ताली बज रही है, हमारे लिए फूल बरसाए जा रहे हैं वायुसेना को बुला के, किट अपना देश खुद ही बनाने लग गया है, वेंटिलेटर अपने देश में खुद ही बनने लग गया है, सारी व्यवस्था हो रही है। आज अचानक से जब अपने हाथ से निकली चीजें तो सब टोपी ट्रांसफर करना चाहते हैं। अस्पताल कहता है हमारी गलती नहीं, सरकार कहती है हमारी गलती नहीं। तो गलती किसकी है? उस आदमी की सर जिसको कोरोना हो गया। बिल्कुल उस आदमी गलती नहीं है। कंटेनमेंट हमने नहीं किया। जब हम फेल हुए हैं, जब बीमारी आ गई है तो उसको हैंडल करना है। हैंडल करने में किसी भी स्टेप पे, चाहे सरकार के स्टेप पे हो, सरकारी अस्पताल के या प्राइवेट अस्पताल, किसी स्टेप पे इलाज किसी का रिफ्यूज करना नहीं है। डिनाई नहीं कर सकते आप इलाज को, बिल्कुल ये ट्रुथ है। तो डिनाई करें तो एफआईआर कर दें, एफआईआर करें तो आपको बुरा लग रहा है कि एफआईआर क्यों कर दी, और आप कह रहे हैं उसके बाद तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। नहीं, एफआईआर डीमोटिवेटिंग हो। मैं कह रहा हूं कि उसकी जड़ तक पहुंचिए, जिसको हम टेक्निकल कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस। आप जानिए कि क्यों मना किया गया। बिस्तर था, अगर बिस्तर था तो मना किया, गलत किया। कोविड के टेस्टिंग के लिए मना नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि इमरजेंसी एडमिशन बिल्कुल होना चाहिए, इमरजेंसी जो मरीज वहां पहुंचा है। ठीक है। तीसरी बात कि सरकारी सुविधाएं कितनी स्ट्रांग है,
टेस्टिंग किस किस अस्पताल में, सारी चीजों को देखिए आप पहले। ठीक है, आलोक शर्मा बोलिए। देखिए रोहित जी, मुझे बहुत देर बाद मौका मिला, मैं थोड़ा सा माफी चाहता समय हूं सर, दीजिए। लेकिन आप जानते हैं परिस्थिति, सवाल सबसे जी, पूछने जरूरी हैं आज। कोई बात नहीं, मैं थोड़े से फैक्ट सामने रखूंगा। बोलिए। केजरीवाल जी ने कितने टीवी इंटरव्यू किए हैं उसका रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, कितने फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आए हैं और कितने टीवी पर विज्ञापन चल रहे हैं, और विज्ञापन का पूरा जो फ्रेज है वो है सब चंगा सी। आज हम पूरे टीवी शो में देख रहे हैं आज तक पर क्या हालत है। अभी राघव चड्ढा जी ने 17 मिनट तक गुणगान किया। हाईएस्ट पॉजिटिविटी टेस्ट रेशियो है दिल्ली के अंदर, 36 हॉस्पिटल हैं दिल्ली के, 36 में से मात्र 5 कोविड के लिए एयरमार्क किए गए हैं। क्यों किए गए हैं नहीं पता। केवल हिंदुस्तान का एक मुख्यमंत्री है जो बार बार आकर कह रहा है कि घर पर ही रहिए, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं। कोई दूसरा मुख्यमंत्री टीवी पर आकर ये एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है। आंकड़ों की बाजीगरी पहले दिन से कर रहे हैं लोग। अभी राघव जी ने बहुत बार बार कहा कि साहब हमने ऐप बना दिया है। इनके यहाँ ऐप पर 1 तारीख को 42 वेंटिलेटर पर पेशेंट थे और 42 में से एक मात्र दिल्ली गवर्नमेंट पर था, और उसके बाद 3 मई की जो ऐप के ऊपर है वो 255 है। तो क्या 3 दिन में 6 गुना पेशेंट वेंटिलेटर पर चले गए हैं। पूरी तरह से आंकड़ों की बाजीगरी है। हाई कोर्ट का जिक्र आ रहा है कि भाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट 28/5 का, मैं जवाब देना चाहूंगा। दीजिएगा स्टेटमेंट है, ये पूरा कर ले, उसमें बहुत देर क्या से है वेट कर रहे थे। कि डेथ के जो आंकड़े हैं पूरी तरह से छुपाए जा रहे हैं। ये एक बार नहीं, ये 10 बार सवाल उठाए, और हाई कोर्ट के ऑर्डर में मेंशन किया गया है कि 5 दिन का वेटिंग है डेड बॉडीज को क्रीमेशन का निगम बोध घाट पर। क्या ये सही है कि नहीं। केजरीवाल जी ने पहले दिन ही कहा कि कोरोना वॉरियर्स को हम होटल्स में ठहराएंगे। 1 महीने के अंदर वो सारे होटल खाली हो गए। आज तक न्यूज चैनल ने दिखाया कि सारे वो डॉक्टर्स और जो नर्सेज थी उनको केजरीवाल सरकार ने पैसे देने से मना कर दिया। व्हाट्सएप पे आप कोई चीज डालिए, 2 दिन में रिप्लाई आता है। 1000 बेड डेली चाहिए आज जिस तरह के हालात हैं। लेकिन इनके तमाम लीडर्स के आप आंकड़े उठाइए, सबके आंकड़ों में फर्क आता है। कोई 4000 बताता है बेड, कोई 4500 बताता है। आंकड़ों की पूरी तरह से बाजीगरी हो रही है। 1 तारीख को एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आता है 4000 बेड हैं, 5 तारीख को आता है 9500 बेड हैं। आज तक पर बैठकर टक्कर प्रोग्राम में हमारे जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं वो कहते हैं कि 10,000 बेड ऑलरेडी तैयार हैं। मुझे लगता है कि दोनों पार्टी पूरी तरह से जिस तरह से सब चंगासी का खेल कर रही हैं। कल ही एलएनजेपी हॉस्पिटल के गेट पर एक पेशेंट 5 घंटे तक तड़प कर मरा है। यहाँ पर बैठकर प्रवचन कर रहे हैं राघव चड्ढा जी, राजनीति नहीं करना चाहते हैं। देखिए, मैं पहला कमेंट में टोका नहीं, क्योंकि आप आधे घंटे तक सुन रहे थे, इसलिए मैंने कोई टोका टाकी नहीं की। आप ये सारी गिनती केवल दिल्ली में करते हैं कि मुंबई, महाराष्ट्र, इधर भी आपकी नजर जाती है? रोहित जी बिल्कुल जाती है। दिल्ली के आगे देख नहीं पाते आप लोग? रोहित जी बिल्कुल जाती है। अगर वहां पर 5 साल सरकार बीजेपी की है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शिवसेना की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा, है। बीजेपी की सरकार थी, उनको पहले प्लान करके जाना चाहिए था कि हमारे जाने के बाद इनकी 3 पार्टी की सरकार बनेगी, तब कोविड आएगा तो उसकी व्यवस्था हम कर जाए पहले से। मैं समझता हूं हॉस्पिटल कोई भी कोविड के लिए नहीं बनाया जाता। तो ऐसे तो फिर बीजेपी कह देगी 70 साल में इन्होंने कितने अस्पताल बनाए कांग्रेस ने, फिर आप बोलिएगा हर चीज को नेहरू जी पे ले जाते हैं घुमा के ये लोग। जी, दिल्ली के अंदर हो या मेन मैक्सिमम हॉस्पिटल्स हो, कांग्रेस नहीं बनाए। राघव चड्ढा जी और 55 साल सरकार कांग्रेस ने चलाई है, तो कांग्रेस को ही बनाने थे ना, कोई एहसान थोड़ी ना किया। आप उसकी रॉयल्टी भी अभी तक खाते रहना चाहते हैं इतनी सरकारें चलाने के बाद भी। रोहित जी 6 साल से तो इनकी सरकारें हैं। 6 साल में राघव चड्ढा ने एक हॉस्पिटल बनाया तो उसका नाम बता के जाए राघव चड्ढा, और आरपी सिंह जी भी बता कर जाएं कि मोदी जी ने दिल्ली के अंदर कौन सा हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया है। ईएसआई भी इनके पास है, एम्स भी इनके पास है, तमाम चीजें इनके पास हैं। राघव चड्ढा भी बता कर जाएं। एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक हॉस्पिटल बनाया हो, एक स्कूल बनाया हो उन्होंने नए से। मैं जवाब दे दूं इसका? केवल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने से नहीं होगा। बड़ा हिंदू हॉस्पिटल कॉर्पोरेशन के पास है और 17 साल से कॉर्पोरेशन पर बीजेपी का भी। सबसे पहले पीपीई किट का मुद्दा जो उठा और डॉक्टर्स को जो सस्पेंड किया गया वो बड़ा हिंदू हॉस्पिटल में किया गया। आज ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, अजय माकन के 4 ट्वीट उठा लीजिए, इनका दोनों का पर्दाफाश हो जाएगा। सर क्या है ना, टोपियों की तो चक्कर ये हो गई है इस समय कि अगर 2 स्टेट के बीच में बात करेंगे तो वहां टोपी ट्रांसफर होगा, दिल्ली की बात करेंगे तो सेंटर और स्टेट के बीच में टोपी ट्रांसफर होगा। रोहित जी, अब सर आप भी जानते हैं, आलोक जी मैं भी जानता हूं, और पूरे देश की जनता भी जानती है राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं इस देश में। रोहित जी 13 हॉस्पिटल्स में कल हमने फोन किया, 10 हॉस्पिटल्स ने ये कहा कि हमारे पास बेड नहीं है। ठीक है, 2 ने जवाब नहीं दिया और एक ने कहा लंबी क्यू है, वेटिंग है। ये दिल्ली का हाल है। राघव चड्ढा अब दीजिए जवाब। देखिए 2-3 विषय है। पहली चीज तो यह कि कांग्रेस के आरोप कितने खोखले हैं वो इसी बात से पता लग जाता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 1 जून को मोबाइल ऐप ये दिखा रही थी। भाई 1 जून को तो मोबाइल ऐप
चालू भी नहीं हुई थी, उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था, उसे लॉन्च भी नहीं किया गया था। मोबाइल ऐप आई आज से 2 दिन पहले, तो आपके वो आपके वजह बोले नहीं, हाथ उठाते रहते केवल। गवर्नमेंट का डैशबोर्ड क्या है, मैं आपको जरा एक्सपोज करूं। कांग्रेस पार्टी, आलोक जी मेरा रिक्वेस्ट है, एक एक करके बोल लीजिए। देखिए क्या होता है ना, जब आप मोबाइल से कनेक्ट हैं, आप भी जानते हैं इस चीज को सर। आलोक जी मेरा निवेदन केवल इतना है, राघव चड्ढा जी से। आलोक जी आप ही के सवाल है, मैंने तो सवाल दागा ही नहीं, मैंने आप ही के सवाल छोड़ दिए कि ये जवाब दे दें। अब हंस रहे हैं ये, मतलब दिल्ली के बुरा हाल हो रहा है, टीवी पे बैठ के हंस रहे हैं। अब मैं जवाब तो सुन लीजिए सर, जवाब तो सुन लीजिए। राघव जवाब दीजिए। घबरा जाते हैं ये लोग जब इनके झूठ का पर्दाफाश होता है कि वर्बल डायरिया से सफर करके न जाने क्या क्या बोलने लग जाते हैं। इनका झूठ इसी बात से, अब मैं पूरा कर लूं रोहित जी, इनका फेडर डाउन कर दीजिए प्लीज, तभी बात रख पाऊंगा। आपका वो है ना, बिल्कुल इनका झूठ इसी बात से। मैं पूरे आंकड़े लेकर बैठा हूँ, आप रोहित जी मैं बात कर सकता हूँ। झूठ है आप, मैं कह रहा हूं दिल्ली गवर्नमेंट का डैशबोर्ड जो है, दोनों को एक दूसरे पे जो आरोप लगाना लगा लीजिए, लेकिन एक एक करके लगाइए। एक साथ लगाएंगे तो वो आरोप भी किसी के समझ में नहीं आएगा। आप दोनों केवल घर जाके ये बता पाएंगे कि देखो मैं तो अपना काम करके आ गया, लेकिन उस काम से किसी का कुछ लाभ होगा नहीं। इसलिए एक एक करके बोल लीजिए। आलोक जी आप हर रोज टीवी पर बैठते हैं इतने वर्षों से, आप बेहतर जानते हैं इस चीज को। राघव चड्ढा आप भी रोज आते हैं, एक एक करके बोल लीजिए। मेरा केवल इतना निवेदन है। राघव बोलेंगे, आलोक जी आप सुनेंगे, उसके बाद मैं आप ही से सवाल ले लूंगा, फिर जाऊंगा आरपी सिंह के पास। जी ठीक, आप बोलिए। मैं तो किसी के बीच में मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलता, न जाने ये क्यों हमेशा उत्तेजित हो जाते हैं, न जाने क्यों। इनके ये कितने खोखले और झूठे आरोप लगाते हैं, इसी बात से साबित हो जाता है कि कह रहे हैं कि 1 जून को मोबाइल ऐप ये दिखा रही थी, गलत जानकारी दे रही थी, जब तक 1 जून को मोबाइल ऐप हमने लॉन्च भी नहीं करी थी, शुरू भी नहीं हुई थी। इसी से इनके झूठों का पर्दाफाश हो जाता। मैं कांग्रेस सरकार पे ज्यादा, कांग्रेस पार्टी और उनकी जो अन्य राज्यों में सरकारें चल रही हैं उस पर तो कुछ बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो समय की बर्बादी है। मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। यदि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इतना बड़ा फेलियर होती रोहित जी, तो बीते 3 दिनों में 1100 से अधिक पेशेंट हमारे मोबाइल ऐप के माध्यम से अन्य अस्पतालों में भर्ती नहीं होते। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पूरी तरीके से ठीक नहीं है, उसको हम ठीक बना रहे हैं, गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सुधार रहे हैं, लेकिन ऐसा कहना कि उसकी वजह से भूकंप आ गया, ये हो गया, वो हो गया, सरासर झूठ है, निराधार है। और एक प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास में हमें सपोर्ट मिलना चाहिए अन्य लोगों से। और यदि आपके चैनल ने भी कोई इन्वेस्टिगेशन करके बात सामने रखी है, मैं आपके चैनल की सराहना करता हूं कि आपने हमारी काम में कोई खामियां हमें बताई, हम उसको सुधार रहे हैं। दूसरी अहम चीज, भारतीय जनता पार्टी केवल झूठी आरोप और गंदी राजनीति इस दौर में भी कर रही है। मेरा नंबर बांट के क्या मिलेगा? आप तो चुनाव हार गए, मेरे सामने ही लड़े थे। अब वो हार की जो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, वो मेरा नंबर बांट के यदि आप न्यूज चैनल पे दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। मैं तो सार्वजनिक जीवन में हूं, मेरा नंबर तो आप गूगल पे जाकर राघव चड्ढा कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे तो आपको 1 मिनट में मेरा नंबर मिल जाएगा। मैं तो वैसे ही जनता के बीच रहता हूं 24 घंटे, लेकिन चुनाव हार के इतनी फ्रस्ट्रेशन ना दिखाएं कि मेरा नंबर आप इस प्रकार से कोरोना की हेल्पलाइन बनाएं। मेरा नंबर पहले ही हेल्पलाइन है और मैं दिन रात लोगों की सेवा करता हूं और अपने क्षेत्र के लोगों की भी सेवा करता हूं। ये बात आप कान खोल के समझ लें। मैंने उनको टोका और यही बात कहते हुए टोका ना कि आपका नंबर सार्वजनिक है, किसी को ढूंढना होगा वो ढूंढ लेगा। पर दिक्कत वहां नहीं है कि आपका नंबर बांट दिया जा रहा है, दिक्कत वहां है कि आपका नंबर सार्वजनिक है, लोग आप तक पहुंच रहे हैं, आप उनको वादा भी कर रहे हैं कि सब कुछ हो जाएगा, पर हो नहीं रहा। देखिए दरवाजे पे दम तोड़ दे रहा है और ये हुआ है, आप जानते हैं इस बात को। आपको ये बात समझनी होगी। नहीं, मैं किसी चीज से रोहित जी इनकार नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि आज भी दिल्ली के अस्पतालों में लगभग 4,500 लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। 10,000 से अधिक लोग इलाज कराकर ठीक होकर अपने घर दुरुस्त होकर वापस जा चुके हैं। और मौत का जो आंकड़ा है वो पूरे देश भर की कंपैरिजन में सबसे कम है। प्रयास किया जा रहा है, इस बीमारी का कोई इलाज तो है नहीं, कोई वैक्सीन या दवाई तो अभी निकली है नहीं। हम हर प्रयास कर रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत दिल्ली में हुई, नई नई दवाइयों का प्रयोग दिल्ली में किया जा रहा है। हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप ऐप नहीं कराएंगे तब तक अस्पतालों में एफआईआर करते जाएंगे। देखिए, अगर कोई अस्पताल हमारी दिल्ली के लोगों की सेवा नहीं करेगा, मुनाफाखोरी करेगा, ब्लैक मार्केटिंग करेगा, लोगों को मरने के लिए छोड़ देगा, तो उस अस्पताल के खिलाफ तो एफआईआर होनी चाहिए रोहित जी। और मुझे लगता है आप भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे। और यदि किसी व्यक्ति के पेट में दर्द हो रही है कि हमने एफआईआर कराई, जैसे अभी आपके चैनल पर कोई बोल रहा था, तो उसका क्या मकसद है, ये बात आप कोई नहीं सर, वो डॉक्टर अंशुमन है, मैं उनसे पूछ लूंगा, आपकी बात पे अभी कमेंट ले लूंगा उनसे। उससे पहले आलोक शर्मा कुछ कह रहे हैं।
आलोक शर्मा बोलिए फटाफट मुझे एक बात बता सर, दीजिए, थोड़ा क्या सा इस रुकिए। समय हर अस्पताल का, हर राघव, डॉक्टर का ये धर्म नहीं है कि वो जनता की सेवा करे? बिल्कुल बिल्कुल राघव है, क्या हम यही सबका ये डॉक्टर धर्म साहब भी नहीं कह है? रहे हैं, हर नेता का धर्म यही नहीं है, डॉक्टर चाहे साहब भी चुनाव कह रहे जीता हो हैं। या चुनाव हारा हो, लेकिन दिक्कत उसका भी यही धर्म है। जो अरे हार गया सर, चुनाव, दिक्कत उसका तो भी यही यही आ धर्म है कि जाती है ना जनता कि की सेवा धर्म करे। सबका है, लेकिन अपना धर्म पालन कितने लोग कर रहे हैं, यही तो सवाल है। आप हम पे आरोप लगाएंगे, हम आप पे आरोप लगाएंगे, वो आप पे आरोप लगाएंगे, आप उन पे आरोप लगाएंगे। आलोक शर्मा कागज दिखाना चाहते हैं, फटाफट दिखाइए आलोक जी, फिर आरपी सिंह और डॉक्टर अंशुमान, बोलिए जल्दी से। रोहित जी, 1 तारीख का दिल्ली गवर्नमेंट की प्रेस विज्ञप्ति है जिसके लिए अभी राघव चड्ढा जी ने मना किया है। अजय माकन जी के और तमाम ट्वीट्स पे ये पड़ी हुई है। उसके बाद 2 तारीख का इनका ऐप है, वो ऐप भी मेरे पास है। ये झूठ ना बोलें, केजरीवाल जी की फोटो लगाकर ऐप लॉन्च करते हैं ये हर चीज के अंदर, और जो आंकड़े मैंने दिए हैं वो 100% ठीक हैं, कहीं पर उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। 2 जून 10 AM के आंकड़े हैं ये। मुझे लगता है कि आज आंकड़ों की बाजीगरी का समय चला आपने गया। क्या बोला? 1 जून को ऐप आ गई थी क्या? इनसे जरा 2 जून पूछिए रोहित जी। 2 जून बोला सर, 2 जून बोला इससे है। पहले कह रहे थे 1 जून के आंकड़े थे, क्यों झूठ 1 बोलते जून हैं? के आंकड़े आपकी प्रेस 1 विज्ञप्ति जून है, का प्रेस नोट दिखाया सर उन्होंने, ये प्रेस प्रेस रिलीज विज्ञप्ति दिखाया है। उन्होंने 1 जून कौन का। कहता है ये गलत है? इससे बताइए। पहले तो 1 जून की मोबाइल एप्लीकेशन दिखा रहे थे। अरे यार, एक चीज को राघव क्या अगर आप और ऊपर आलोक, कोई चीज दे रहे मैं हैं आप तो दोनों उसको से भी एक बात आप- कह रहा हूं, 1 जून नहीं, हो, मुझे 2 जून हो, बताइए, 5 जून हो या ये एक 30 मई है हो, कि नहीं? सर लोग मर रहे हैं, इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या? छोड़ भी दीजिए, थोड़ी देर को चलिए कि कागज में क्या छपा है या ऐप में कितने बेड हैं, लोग मर रहे हैं, इससे इनकार कर सकते हैं क्या आप लोग? नकाब हो गए राघव चड्ढा इस डिबेट के अंदर, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? अरे सर, आप लोग यहाँ अपने नकाब उतारते रहिए एक दूसरे के, वहां आदमी जान गवा दे रहा है अपनी। जरा सुनिए उस परिवार से जिसने अपने लोगों को गवाया है, जरा उसकी बच्चे की बात सुन लीजिए, वो हाथ उठाया बहुत देर से आप लोगों की बातें सुनने के बाद। बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? सर ऐप में जितने बेड दिखा, सर 17 बेड दिखा रहे थे वो वहाँ पर RML में। जी सर वहाँ पर हमें एडमिशन नहीं मिला था। जी। सर अब हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनको BP शुगर की प्रॉब्लम है। सर अब हमारे घर में हमें ऐसी कुछ सुविधा तो दीजिए जो हम अपने आप को वो कर सके, ठीक कर सके। सर टेस्ट कराया आपने पूरे परिवार का? सर नहीं करवाया सर, हमारे पास कोई नहीं आया सर टेस्ट के लेना। सर हमें यहाँ तक कि मैंने MLA जी से बात करी थी, उन्होंने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। MLA जी ने विशेष ब्लॉक रवि कर जी दिया, नाम है लेकिन उनका। बाकी हाँ जो जी। व्यवस्था है जिसके तहत टेस्ट होता है, आपने उसमें एफर्ट किया है टेस्ट कराने हाँ का? जी सर, हमें हमारी सिक्योरिटी चाहिए। सर हमारे घर को मैंने सैनिटाइज करने के लिए MLA जी से बात भी करी थी, उन्होंने बोला कि अभी बहुत टाइम लगेगा। सर उन्होंने बहुत टाइम लगाने के बाद यूँ बोल दीजिए हमें। राघव चड्ढा, फिर हम मुझे बोले हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम खुद अपने घर में वो क्वारंटाइन हुए हैं। राघव चड्ढा, मुझे वो उम्मीद बोल है रहे कम थे। से कम नेशनल टीवी पर अगर कोई परिवार अपनी बात कह पा रहा है, यहाँ तक पहुंच गया है, तो उसकी तो सुनवाई हो। बाकी लोगों की तो जो स्थिति है वो एक एक करके सामने आई रही है। डॉक्टर अंशुमन कुमार से मैं जवाब लेना चाहता था जो बात राघव चड्ढा ने कही, लेकिन समय की कमी के कारण माफी चाहते हुए डॉक्टर अंशुमन जवाब ले नहीं पाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा, आप देखते रहिएगा आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।